Hi students, so today we are doing this CBSE previous year question asked for solution chapter. तो आज जो है हम लोग वो टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, सो दैट यू विल गेट एन ओवरव्यू कि अच्छा किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई पूछता है. मैंने आपको एक पैटर्न भी बताया था कि लाइक ओके फ्रॉम दिस टॉपिक लाइक 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चंस आर कमिंग. तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है सीबीएसई. ठीक है, तो चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है लाइक सीबीएसई में 2009 में आया था. ठीक है ना, सीबीएसई 2009 में क्वेश्चन क्या था, वेरी इजी, 1 मार्क का. फर्स्ट वी आर डूइंग 1 मार्क क्वेश्चन. ठीक है ना. अब ये जो है ना, ये पूछा क्या था, क्वेश्चन बहुत इजी था. क्वेश्चन था व्हाट इज मोल फ्रैक्शन. आई टोल्ड यू कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म से जो है वो ज्यादातर 1 मार्क या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन. ठीक है ना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत इजी था. अब मोल फ्रैक्शन जो है वो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, इफ यू आर कैलकुलेटिंग इट फॉर सपोज फॉर सॉल्वेंट, तो एक्स से इज इक्वल टू क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस Nb. ठीक है ना. और अगर आप सॉल्यूट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या होगा, Xp इज इक्वल टू Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स Na अपॉन Na प्लस Nb. यही तो होता है. और इसके बारे में एक और चीज व्हाट वी हैव स्टडीड, Xa प्लस Xb इज इक्वल टू 1. ठीक है ना. अच्छा, सो व्हाट यू हैव सीन कि सर व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन. सर इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ, किसका ये रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट. ठीक है ना, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट या और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. यही तो होता है. ठीक है. तो जब कभी भी सपोज इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन 12th बोर्ड, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट यू राइट डाउन दिस डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. उसके बाद यू हैव टू राइट डाउन दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आप लिख दो, देन इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो आपको जो है पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. तो ये होता है आपका पहला जो क्वेश्चन था, वो ये था. ठीक है. अच्छा, ये आप देख लो. उसके बाद जो है हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. ये था सीबीएसई 2009 का 1 मार्क का क्वेश्चन था. ठीक है, चलिए. उसके बाद जो है 1 मार्क में ही दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ये था, क्वेश्चन 2. ये क्वेश्चन 2 जो है वो आपको सीबीएसई में 2014 में पूछा गया हुआ है. ठीक है ना, 1 मार्क में ही हम लोग कर रहे हैं. और ये पूछा गया हुआ था 2014 में, सीबीएसई 2014. क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था डिफाइन, ठीक है ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. और ये भी बोला हुआ था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को बताने के लिए एंड गिव इट्स यूनिट. ठीक है ना, गिव इट्स यूनिट. अब देखो लाइक व्हाट इज दिस सर, एलिवेशन मतलब कि ये जो है ना वो आपका केबी के बारे में पूछ रहा है. कांस्टेंट है ना, एलिवेशन मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है ना. तो व्हाट दे आर आस्किंग, सर ही इज आस्किंग अबाउट केबी, ही इज आस्किंग अबाउट केबी और ही इज आस्किंग अबाउट यूनिट ऑल्सो. तो केबी था क्या था, ध्यान से समझोगे. तो केबी का क्या था, वी नो दैट कि सर डेल्टा टीबी वॉज इक्वल टू केबी इंटू एम. यही तो होता है, डेल्टा टीबी जो होता है वो क्या होता है, केबी इंटू एम होता है. अच्छा, नाउ सपोज करो, ठीक है ना, सपोज करो कि इफ दिस इज कॉल्ड योर मोलालिटी. ठीक है ना, ये होता है आपका मोलालिटी. सपोज करो वेन एवर दिस मोलालिटी विल बिकम 1, अगर ये मोलालिटी की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, that time what will happen, delta TB is equal to KB. Okay, delta TB is equal to KB. So what you can say that when molality is equal to 1, that time elevation in boiling point will be equal to molar elevation constant. यही होगा, यही होगा. इसी तरीके से हमने एम्पियर के भी यूनिट को डिफाइन किया है, इसी तरीके से हमने जूल के भी यूनिट को डिफाइन किया है कि उसके साथ जो भी टर्म रहता है ना उसको आप यूनिट ही ले लो. ठीक है ना.
और उसके बाद आप जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को उसके कांस्टेंट के इक्वल कर दो, ठीक है ना। तो अगर हमको इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये रहा ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसके, 1 के इक्वल हो जाएगा, ये केबी के इक्वल हो जाएगा कब, जब मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। कब कब ये इक्वल होता है सर, व्हेन योर मोलालिटी इज 1, व्हेन मोलालिटी बिकम्स यूनिटी, व्हेन मोलालिटी बिकम्स यूनिटी, है कि नहीं, ये इजी हो गया कि नहीं हो गया। नाउ यू सी दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट व्हेन योर मोलालिटी इज 1, क्योंकि पहले ये मोलालिटी था, अगर मैंने इसको 1 मान लिया तो ये किसके इक्वल हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये समझ में आ गया। अच्छा, नाउ जो इसका एक और क्वेश्चन जो था वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक और क्वेश्चन जो था वो ये क्वेश्चन जो था 1 मार्क का ही, ये जो है आपको पूछा गया हुआ है कि इसमें 2013 में क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन था डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत ही इजी है, ठीक है ना, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो प्रेशर था कि जब लिक्विड फ्लो हो रहा था हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब मेरा प्योर वाटर जो है ना वो सॉल्टी वाटर की तरफ जब जा रहा था, दैट टाइम वॉट एवर द प्रेशर दैट वी हैव अप्लाइड टू स्टॉप दैट मूवमेंट, दैट वाज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर, यही तो था। तो उसी को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग बट it is the pressure it is the pressure applied it is the pressure applied to stop the movement of liquid from higher concentration to lower concentration। लिक्विड किधर जा रही थी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही थी, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन and through what, through semi permeable membrane, through semi permeable membrane, ठीक है ना। तो यही तो था डेफिनेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि सर जब कभी भी लिक्विड जो थी ना वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही थी, दैट टाइम व्हाट वी डिड, वी अप्लाइड अ प्रेशर टू स्टॉप दैट मूवमेंट एंड दैट प्रेशर ओनली इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, नाउ ये पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क में ही, मैंने आपको लाइक व्हेन आई वाज गिविंग यू द लेक्चर दैट टाइम आल्सो मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन टर्म्स में एक चीज जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और वो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है ना। तो अब सीबीएसई में 2009 में एक और क्वेश्चन आया था 1 मार्क का, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, वी विल सी दैट वन, क्वेश्चन 4, ये 2009 में आया था 1 मार्क का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। बोला हुआ था कि यू हैव टू गिव वन एडवांटेज, स्टेट वन मेन एडवांटेज, स्टेट वन मेन एडवांटेजेस ऑफ मोलालिटी, ठीक है ना। मोलालिटी की आपको एक एडवांटेज ऐसी बतानी थी किसके ऊपर, ओवर मोलारिटी,
ओवर मोलारिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आपको एक एडवांटेज बताना था। व्हेन आई वाज टीचिंग यू दैट टाइम आल्सो आई टोल्ड यू कि मोलालिटी जो होती है वो क्या होती है, मोलालिटी जो होती है नथिंग बट मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी होता है। ठीक है ना, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी होता है। जबकि आपका मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है इन लीटर। और मैंने बताया था कि व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ मोलालिटी ओवर मोलारिटी। सर टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी मतलब कि सर इन whoever that formula if volume is there, if volume is there means that will be your temperature dependent. So what you can write down कि sir here molarity is a temperature dependent, मोलारिटी जो होता है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर आपने किसी भी लिक्विड को ज्यादा हीट कर दिया तो वो उसका मोलारिटी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसकी मोलालिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है ना, तो यही होता है कि मोलारिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, बट मोलालिटी does not have any effect on temperature। मतलब तो ये हुआ कि सर अगर कोई लिक्विड है, ठीक है ना, अगर कोई आपके पास लिक्विड है, अगर आप उस लिक्विड को अगर आप बॉईल कर रहे हो, सो व्हाट विल हैपन, वेरेवर दैट वॉल्यूम इज देयर इन दैट फॉर्मूला, वॉल्यूम जिस भी फॉर्मूला में होगा उसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है। लेकिन जिसके भी फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है, इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन दैट क्वांटिटी इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट। ठीक है ना, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोलालिटी में देख लो कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं है, सो अगर आप मोलालिटी में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इस सोल्यूशन की तो मोलालिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। जबकि मोलारिटी में वॉल्यूम है फॉर्मूला में, तो इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन देन व्हाट विल हैपन, योर मोलारिटी विल गेट चेंज्ड, चेंज हो जाएगा इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, और मोलारिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम है सोल्यूशन, वॉल्यूम है आपके फॉर्मूला में। सो ये होता है एक मेन एडवांटेज मोलालिटी का ओवर मोलारिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन अगेन ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है आपका 2009 में इलाहाबाद बोर्ड में आया हुआ था और दिल्ली बोर्ड में भी। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए क्या था, दिया हुआ था कि इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है सर, जिसमें P थ्योरेटिकल इज नॉट इक्वल टू P ऑब्जर्व। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है कि इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ, in non-ideal solution what type of deviation, what type of deviation shows the formation of, what type of deviation shows the formation of maximum boiling azeotrope, boiling azeotrope। ठीक है ना, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या होता है, एजियोट्रॉप आखिर किसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये देख लो कि किसको बोलते हैं एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप वो होते हैं, ठीक है ना, जिसको कि आप कभी भी सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो किसी भी फिजिकल, कोई भी नॉर्मल पैरामीटर के मेथड से ना, आप यू कैन नॉट सेग्रीगेट देम। ठीक है ना, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना,
तो अब हमको क्या बोल रहा है कि याद रखना कि जब कभी भी नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है ना, व्हेन दे शो दैट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि सर नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब ये देखना है इस तरीके के क्वेश्चन को हमको कैसे समझना है। एजियोट्रॉप का मतलब बस सिंपल यही होता है कि विच यू कैन नॉट सेग्रीगेट, जिसको कि हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, विच यू कैन नॉट सेपरेट, ठीक है ना, उसको हम लोग एजियोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। बस इतना से ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं रखना है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि सर ये बॉइलिंग जो है ना उसका मैक्सिमम होना चाहिए, यही मेन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं। कौन कौन होता है सर, अभी हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं फिर से एक रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है ना सर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं सर। एक तो तब होता है जब आपका पी ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल, ठीक है ना। इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन होता है, पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन होता है। और इस केस में क्या होता है कि पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन होता है। और इस केस में दूसरा जो केस था हमारा वो क्या था कि सर हेयर पी थ्योरेटिकल वॉज ग्रेटर देन पी ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। ये था, दो केस थे हमारे पास, ठीक है ना। और इसको हम लोग, ठीक है, एक था पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन और दूसरा था क्या, नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मेरा ये हो जाएगा जहां पर P theoretical is greater than P observed, that we will call it as negatively deviated solution, ठीक है ना। अब हमको यहां पर क्या याद रखना था कि सर पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन में व्हाट वी नो कि सर जो ग्राफ था वो आपका इस तरीके का ग्राफ था, ठीक है ना, ये एक इस तरीके का ग्राफ था, है कि नहीं है। और पॉजिटिवली डेविएटेड था तो जो जो वेपर प्रेशर था वो क्या था, वो ज्यादा था, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा था, याद है, ठीक है ना, ये ज्यादा आ रहा था, ये ज्यादा आ रहा था। इस केस में क्या था कि सर इस केस में तो ये कम आ रहा था बिकॉज इट इज नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा था कि सर ये तो कम आ रहा था तो ये नीचे से जा रहा था, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि सर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ पर वेपर प्रेशर आपका कम था, वेपर प्रेशर वॉज लो। तो मैंने बताया था कि वेरेवर दैट वेपर प्रेशर इज लो, बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई, बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई। यहां पर क्या था सर, यहां पर तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर वेपर प्रेशर देखो ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर क्या होगा, लो होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों केस में कहां पे होगा सर, इस केस में होगा। किस केस में होगा, नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस में होगा। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे सीबीएसई में, ओके, विच विल नॉट हैव अ करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग, मतलब आपको लगेगा कि सर ये पढ़ा है क्या अपन ने, बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल है। बस नॉन आइडियल सोल्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप आप छोड़ दो इफ यू हैव नॉट हर्ड इट, लेकिन ये तो दे रखा है ना कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसमें होना चाहिए। तो मुझे ये तो पता है कि सर नेगेटिवली डेविएटेड सोल्यूशन में क्या होता है कि जो मेरा वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम बनता है, वो ऑब्जर्व जो होता है वो थ्योरेटिकल से कम होता है। मतलब वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए, तो वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन में क्या होता है सर, वेपर प्रेशर विल बी हाई, तो व्हेनेवर वेपर प्रेशर इज हाई बॉइलिंग पॉइंट शुड बी लो। सर मैंने आपको बताया था कि सर लाइक सपोज देयर आर टू कंटेनर्स ए एंड बी, ठीक है ना, और एक मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड सेकंड पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट इज योर 60 डिग्री सेल्सियस। अगर आप दोनों को हीट करते हो तो सर इसके 10 मॉलिक्यूल्स को वेपर में ले जाने के लिए यू हैव टू हीट इट टिल 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस मॉलिक्यूल को अगर आपको वेपर में लेके जाना है तो यू हैव टू हीट इट ओनली टिल 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब सर कम टेम्परेचर पे ये ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में जा रहे हैं। बट इफ यू विल कंपेयर, अगर आप कंपेयर करोगे कि दोनों का 60 डिग्री सेल्सियस पे कितने मॉलिक्यूल वेपर में गए, तो इसके तो पूरे चले गए क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, ओनली 60 डिग्री सेल्सियस, तो इसके तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल जो है वो वेपर में चले गए। लेकिन इसका क्या था, इसका 100 डिग्री सेल्सियस था, इसके मॉलिक्यूल तो जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि सर एट 100 डिग्री सेल्सियस उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो होता है ना वो मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होता है, वेपर फेज में कन्वर्ट होता है।
तो इसके तो सारे के सारे चले गए ओनली 60 डिग्री सेल्सियस पे, इसके तो गए ही नहीं। तो हुज वेपर प्रेशर विल बी हाई, हुएवर बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस, जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि सर वेरी इजी। ओके, डू आई हैव टू ड्रॉ ऑल दोज थिंग्स? नहीं, इतना नहीं करना है। आप डायरेक्ट डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो कि in non-ideal solution what type of deviation, so you can directly write down negatively deviated solution, ठीक है ना? You can directly write down in non-ideal solution we have negative deviation, negative deviation shows the formation of maximum boiling azeotrope, बस डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? अच्छा, ये आप नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो 1 मार्क के मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो एक आइडिया आ गया कि सर मतलब किस तरीके के 1 मार्क्स के आते हैं। अब हम लोग जो है वो थोड़ा 2 मार्क्स देख लेते हैं, ठीक है ना? 2 मार्क्स थोड़ा हम देख लेते हैं कि 2 मार्क्स के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो कि आपको 2 मार्क्स का है, ठीक है ना? जो कि आपको 2009 में पूछा गया हुआ। जनरली है कि थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके सर वो 1 मार्क में आ जाएंगे, और जितने भी आपके ये होंगे क्या मैं बोलता हूँ, आई मीन न्यूमेरिकल टाइप के, वो आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में वो लोग दे विल गिव यू, ठीक है ना? तो अब हम लोग जो है ना कि इसका जो न्यूमेरिकल था दैट आई विल राइट डाउन कि, और कोशिश करो कि बहुत ही इजी टाइप का रहता है, जस्ट ट्राई टू डू इट कि क्या है, ठीक है? ओके, तो क्या बोल रखा था कि यू हैव टू, और हमेशा याद रखना कि जब कभी भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो ज्यादातर मास पूछता है, ठीक है ना? दे विल ऑलवेज आस्क यू टू कैलकुलेट द मास, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट मास ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है ना? कंपाउंड का यू हैव टू कैलकुलेट द मास। मोलर मास जो है आपको गिवन था 256 ग्राम पर मोल, इज टू बी डिजॉल्व, is to be dissolved in 75 gram of, is to be dissolved in 75 gram of benzene, to lower its, to lower its lower its freezing point, to lower its freezing point by 0.48 केल्विन। ये क्वेश्चन था, ठीक है ना? अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा एक ओके, और एक और बात बस ये देख लेना कि इसमें एक और दिया हुआ था क्या कि जो आपका मोलर कांस्टेंट होता है केएफ की वैल्यू वो दे रखी थी आपकी 5.12, बस ये एक गिवन था, केएफ की वैल्यू जो थी वो 5.12 के इक्वल थी, ठीक है ना? केल्विन केजी पर मोल होता है, ठीक है ना? तो अब हमको जो है ना वो कैलकुलेट करना था, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले कि सर क्या दिया हुआ था, सर दे हैड गिवन मी कि लाइक यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है ना? और क्या बोल रहा है कि यू आर डिजॉल्विंग द सब्सटेंस इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है ना? तो आप ना इसको 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में डाल रहे हो, ठीक है ना? अच्छा, तो हमको ये समझ में आ गया कि सर फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, मीन्स वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, यही तो यूज करना है कि नहीं? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, am I right? अच्छा, नाउ अब देखो डेल्टा टी एफ जो होता है मुझे ये निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, इसको भी एज इट इज रहने देते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5.12। मोलालिटी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? मोलालिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, ठीक है ना? इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन ये तो सर यहाँ पर ये तो ग्राम में दे रखा है, ये तो आपको ग्राम में दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, वेट ऑफ द ग्राम इनटू ऊपर में मैं 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा, नाउ अब मेरे को क्या करना होगा सर, अब मेरे को
ये देख लीजिए कि डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस टी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5.12 इंटू वेट ऑफ दिस सॉल्यूट। वेट ऑफ दिस सॉल्यूट देखो कितना दे रखा है, वेट ऑफ दिस सॉल्यूट, कैलकुलेट द मास ऑफ अ कंपाउंड इज टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है ना, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मैं यहां से क्या करूंगा सर, यही तो मुझे पता करना था, मास ही तो मुझे सर पता करना है, तो मैं मास को एम ही रहने देता हूँ इंटू 1000। अच्छा सर, मास जो है वो देखो, मोलर मास इज गिवन एज 256, ठीक है ना, इंटू वेट इन ग्राम कितना दे रखा है सर, 75। वेरी इजी, वेरी इजी, यस सर। तो मैं अब क्या करूंगा कि सर आई विल मूव इट टू दिस साइड। अच्छा, डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, दे रखा है ना कि इज टू बी लोअरिंग बाई 0.48 केल्विन, तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह पर देखो यहाँ पर दे रखा है कि लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.48 केल्विन, मतलब ये इतना जो होता है ना वो डिक्रीज होता है। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो है ना वो डायरेक्ट कितने दे रखी है, 0.48। अच्छा सर, नाउ यू सी दैट एवरीथिंग इज गिवन, only what is not given, sir, mass of the solute is not given and that only you have to calculate। तो बस इसको यहाँ पे रखो, बाकी सबको इधर ले जाओ। तो यहाँ से ये मास जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.48 इंटू 256 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 5.12 इंटू 1000, है कि नहीं है। अच्छा, नाउ यहाँ से देखो 25 3 जा, 25 4 जा, और ये 0 बार में चला जाएगा, ठीक है, 4 2 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3, ये हो जाएगा 128, 128 1 जा 128 2 जा 256, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा 4 3 जा 4 10 जा, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 6 3 18, तो ये हो जाएगा 18/10, सो इट इज नथिंग बट 1.8। सो आंसर कितना आ गया मेरा, 1.88, और ये ग्राम में आएगा, तो 1.8 ग्राम इज योर आंसर, 1.8 ग्राम इज योर आंसर। बहुत इजी है कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इफ यू विल डू दिस मच यू विल गेट आराम से, यू विल गेट 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये हो गया, इजी है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो आगे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या पूछा था, दैट आई विल टेल यू, लाइक इट वाज थियोरेटिकल क्वेश्चन। और ये जो पूछा गया हुआ था ना, ये आपसे पूछा था इन लोगों ने सीबीएसई 2014 में पूछा था, ठीक है, सीबीएसई 2014 में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बहुत ही इजी था कि व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज इज शोन बाय अ मिक्सचर। ये देखो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के, so from there also there are a lot of chances that questions will come, ठीक है ना, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये 3 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि लाइक फ्रॉम हियर ओनली दैट मोस्ट एंड मोस्ट क्वेश्चंस विल कम। so what type of deviation is shown by a mixture of ethanol and acetone, ठीक है ना, इथेनॉल एंड एसीटोन। नाउ अब देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों सर याद करने की जरूरत नहीं है, अब ध्यान से अगर समझोगे तो यहाँ पर जो है ना वो क्या दे रखा है सर, हियर दे हैड गिवन यू एसीटोन। अच्छा, एसीटोन क्या होता है सर, यू माइट हैव सीन की जो लाइक गर्ल्स जो होती है ना वो लोग नेल पेंट लगाती हैं, तो नेल पेंट को रिमूव करने के लिए व्हाट दे डू नो, लाइक वो एक आई मीन कुछ आता है ना वो एसीटोन टाइप का, वो कुछ रिमूव करते हैं उसको, रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर।
तो उसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, एसीटोन का। तो आप देखना कि उसको जैसे ही आप लगाओगे ना, तो व्हाट विल हैपन, दे विल आराम से वो लोग ऐसे लगा लेंगे, करेंगे, और वो वेपर में चला जाता है। आपका जो सैनिटाइजर अभी आ रहा है उसमें भी क्या है, एसीटोन की क्वांटिटी है। तो एक चीज तो पता चल गया कि सर एसीटोन विल गेट इवापोरेटेड वेरी सुन। अच्छा, मतलब कि सर ये जो मेरा एसीटोन होगा, दिस वन विल गो इन अ वेपर फॉर्म इजिली, ये वेपर फॉर्म में तो बहुत आसानी से चला जाएगा। अच्छा सर, जिस जो वेपर फॉर्म में आराम से चला जाए, मतलब वेपर फॉर्म, वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब क्या हो गया सर, कि P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P थ्योरेटिकल। और ये किस में होता है, ये पहली बात कि ये होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन में। फर्स्ट वन, इट इज योर नॉन आइडियल सोल्यूशन बिकॉज इट इज नॉट इक्वल, तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन में होगा। अच्छा, नॉन आइडियल सोल्यूशन में होगा। दूसरा आपको क्या मालूम चल जाएगा कि सर P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P थ्योरेटिकल, और वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब ये डायरेक्ट सी किसकी फॉर्म है, ये तो ये वाला ग्राफ बनेगा। करेक्ट है कि नहीं है, ये ऊपर वाला, ये P ऑब्जर्व जो होता है ये ज्यादा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, P थ्योरेटिकल। मतलब क्या हो गया कि सर दिस वन इज पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, करेक्ट और नॉट। सो इट्स वेरी इजी। 2 मार्क्स का आया था, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। सो यू कैन से दैट एसीटोन इज हैविंग, like it's having more tendency to go in a vapor form। तो इस केस में क्या होता है कि P observed is greater than P theoretical, so obviously। और मैंने एक और चीज बताया था कि सर when I will say that it is an ideal solution or when I will say that it is a non ideal solution, जब कभी भी whenever there is a small differences in the molecular formula, देखो ये इथेनॉल है और ये एसीटोन है, इफ यू विल नो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हो गया आपको अल्कोहल ग्रुप और ये हो गया कीटोन ग्रुप, मॉलिक्यूल में डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल में डिफरेंसेस आते हैं यहाँ पर। ये अगर आप देखोगे तो ये अल्कोहल ग्रुप से है, और आपका यहाँ पर ये क्या हो गया, ये दूसरा ग्रुप का हो गया, कीटोन ग्रुप का हो गया। जबकि मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही होने चाहिए, लाइक योर एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इस तरीके के। तो ये एक तो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया। ऊपर से क्या होता है कि वी नो दैट कि एसीटोन का वेपर फॉर्म बहुत ही हाई होता है। अगर आप सैनिटाइजर को भी अगर आप स्प्रे करते हो तो थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, मतलब उसका बहुत ही ज्यादा वेपर फॉर्म होता है। सो ऑब्वियसली वेपर फॉर्म इज मोर, मतलब कि आपका जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो थ्योरेटिकल से ज्यादा होगा। सो इफ इट इज दैट केस देन इट इज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन, एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट विल गेट इवापोरेटेड वेरी सुन। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी जो क्वेश्चन था वो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पे था, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज योर 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये अगेन आपका किस पे आया था, आपका वो राउल्स लॉ के कॉन्सेप्ट पे था। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपसे पूछा गया हुआ था 2014 में। 2014 में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि सपोज यू हैव लाइक दे हैड गिवन यू 2 सॉल्यूशन, एक तो हो गया आपका 1 मोलर सॉल्यूशन और दूसरा हो गया आपका 2 मोलर सॉल्यूशन। और उसमें पूछ क्या रहा था कि देवर आस्किंग कि इसमें किसका जो वेपर प्रेशर होगा ना वो ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था कि आउट ऑफ 1 मोलर एंड 2 मोलर, ठीक है ना, दो सॉल्यूशन दिए हुए थे ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज के कोई भी एक ग्लूकोज दिया हुआ है, उसके 1 मोलर और 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं। तो इसमें से पूछ क्या रहा है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बात सेम ही हो गई, ठीक है ना। आउट ऑफ 1 मोलर एंड 2 मोलर ऑफ ग्लूकोज विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई, ठीक है ना। तो ये आपको बताना था, ठीक है ना। ये इसमें इसमें दो पार्ट थे, एक पार्ट तो ये था और दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट था कि दूसरा पार्ट था आपका वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस व्हेन
we apply when we applied pressure greater than the osmotic pressure. ठीक है ना, when we applied pressure greater than osmotic pressure. ठीक है, ओके. सो ये था what happens when we applied pressure greater than the osmotic pressure. ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन थे, इसमें 2 मार्क्स के टोटल. ठीक है ना, अब हम लोग इसको देखते हैं. ठीक है, अब ये समझिए कि पहला क्वेश्चन क्या है कि सर देयर आर 2 सॉल्यूशन गिवन, वन इज योर 1 मोलर एंड अनदर वन इज योर 2 मोलर सॉल्यूशन. ठीक है ना, और इसमें से पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा. मैंने बताया था कि योर ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के. ठीक है ना, जैसे कि आपका ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वी ऑल नो कि सर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, यही तो होता है. और मोलालिटी मेरा क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. क्या बोल रहा है कि ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज इज ऑब्वियसली योर सॉल्यूट, है कि नहीं. Glucose is obviously your solute, so you can see that कि boiling point is directly proportional to solute concentration. It is directly proportional to solute concentration. मतलब क्या हो जाएगा कि सर if solute concentration is more, your boiling point also will be more. मतलब out of 1 molar and 2 molar of glucose, which one will have higher boiling point? Obviously 2 molar of glucose will have higher concentration. Why? Because you can write down this line. The colligative property is directly proportional to the concentration of solute, and you can show that the delta TF is directly proportional to solute concentration. So obviously what will happen? 2 molar of glucose will have higher concentration. Sorry, will have higher boiling point. ठीक है, will have higher boiling point. ठीक है, अच्छा ये आप देख लो. उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन रहा मेरा वो क्या रहा, ये तो बहुत इजी है. व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर. सर व्हेनेवर वी अप्लाई प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहले क्या होता था ऑस्मोटिक प्रेशर में कि सर लिक्विड का फ्लो जो था ना वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो हो रहा था दैट विल गेट स्टॉप. ठीक है ना, वो बस रुक जाता था. लेकिन जब आप और प्रेशर डालते थे तो क्या होता था कि सॉल्ट प्लस वाटर वाला लिक्विड फ्लो करता था लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और जो भी सॉल्ट था दैट विल गेट स्टॉप थ्रू दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑन ओनली फ्रेश वाटर विल गो दिस साइड. यही होता था, यही तो हम लोग करते थे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. तो हमारा क्या होता था कि जो भी सॉल्ट वाटर होता था या फिर जो भी डर्ट वाटर होता था वो उसमें से वाटर, प्योर वाटर विल कम दिस साइड एंड योर डर्ट विल बी दैट साइड. यही तो होता है हमारा आरओ में या फिर केंट में. जो भी डर्टी वाटर होते हैं वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फ्रेश वाटर आपका पीने के पानी से वो टैप के थ्रू आ जाता है. ठीक है ना, तो यही कॉन्सेप्ट है. तो यू कैन टेल दैट लाइक ओके, मैं लिख ही देता हूं. ठीक है, what happens when we apply pressure greater than the osmotic pressure, then if your pressure applied, okay, if your pressure applied is greater than the osmotic pressure, that is your pi, then it is called as reverse osmosis. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको कि हम लोग आरओ भी बोलते हैं. आरओ लगा होता है ना, आरओ, तो इसी को हम लोग आरओ भी बोलते हैं. ठीक है ना, तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत इजी है. ठीक है, अच्छा नाउ अब चलिए, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि अच्छा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहा है. ठीक है, चलिए मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ये आपको आया था 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का आया था 2010 में. ठीक है ना, ये आपको आया था 3 मार्क्स का. ठीक है ना, मैंने बता रखा है
कि जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, तो ये तो आपको या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही ज्यादा होंगे, ज्यादातर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही होंगे। तो क्या क्वेश्चन था वो हम लोग देख लेते थे। क्वेश्चन था फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन find boiling point. Now the question was find the boiling point of a solution containing 0.520 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मतलब ये जो है वो आपको क्या दे रखी है, ये आपको तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ठीक है ना, और ये हो गया आपको मोलर मास सॉल्यूट का। तो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस कि डब्ल्यू बी जो होगा वो किसका होगा, बी फॉर सॉल्यूट, तो वो दे रखा है आपको 0.520 ग्राम, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर मास जो है वो ग्लूकोज का अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो वो कितना आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज नथिंग बट C6H12O6। तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 12 इंटू 6। मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना होता है, 12 इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा, 72 प्लस 12 प्लस 96। तो ये कितना हो जाएगा, 72 प्लस 12 इज योर 84, 84 प्लस 6 90, 90 प्लस 90 180 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 180 ग्राम। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी के एफ इंटू एम इज इक्वल टू के एफ इंटू वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू 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 वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ये होगा, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो। अच्छा, ये पहले आप मॉलिक्यूलर मास नोट डाउन कर लो सो दैट आई कैन शिफ्ट इट लिटिल बिट अप, ठीक है। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो यहां से ये तो हो जाएगा कि सर डेल्टा टी एफ की वैल्यू होती है के एस इंटू एम, तो ये हो जाएगा के एस इंटू वेट ऑफ द सॉल्यूट दैट इज योर W2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो सॉल्वेंट का वेट तो ग्राम में दे रखा है, मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में लेक्चर के कि ज्यादातर आपको सॉल्वेंट ग्राम में ही दे रखे होंगे, तो इसलिए मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला लगवाया लिखवाया था कि वेट ऑफ द ग्राम ये हो जाएगा और ऊपर में आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा, नाउ डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू होती है वो हमने अभी पढ़ा था, कहीं पर भी दे रखा है कि अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था वहां पे दे रखा था कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इतना हो गया, कहीं पर भी दे रखा है फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं। ये मुझे तो बोल रहा है इवन कि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का पता करने के लिए, तो मैं डेल्टा टीएफ को हम लोग ने क्या लिखा था, याद होगा, डेल्टा टीएफ को हम लोगों ने क्या लिखा था, डेल्टा टीएफ इज नथिंग बट टीएफ माइनस, सॉरी, डेल्टा टीबी ना, बॉइलिंग पॉइंट पता करना है ना, डेल्टा टीबी, तो दैट इज योर टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। केएफ की वैल्यू, अच्छा केएफ की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन मैंने आपको करवाया था कि केएफ की वैल्यू जो भी होती है वो जनरली वाटर के लिए क्या होती है, केबी की वैल्यू 0.52 के इक्वल होती है और केएफ की वैल्यू 1.02 होती है। तो नहीं भी दिया हुआ है तो हम लोग को याद है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये दिया रहता है एक्चुअली, जनरली ये क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। अच्छा, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, केएफ, केबी की वैल्यू कितने की इक्वल हो जाएगी, केबी की वैल्यू कितने की इक्वल हो जाएगी, 0.52 इंटू वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 0.520 इंटू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास अभी कैलकुलेट किया है ग्लूकोज का 180, वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 80.2 ग्राम, ठीक है। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसको बस सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने से पहले ये तो पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, सर 100 डिग्री सेल्सियस, कैलविन में कितना हो जाएगा 273 प्लस 100 दैट इज योर 373। तो इसको आप लिख सकते हो टीबी माइनस 373, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.52 इंटू 0.52 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 0.52 इंटू 0.52 का स्क्वायर। और ठीक है ना, इसको अगर मैं यहाँ से करूंगा तो 0.5252 मीन्स 180। ओके, तो जब आप इसको करोगे ना तो ये समथिंग ये
ओके 0.52 इंटू 0.52 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 224, 5 टू जो 10, और ये हो जाएगा 1.04, और 5 टू जो 10, 5 5 जो 25, 126, और ये हो जाएगा आपका 4072, और उसके बाद उसको से डिवाइड कर दोगे तो ये आपको 0.019 केल्विन के इक्वल आता है। ठीक है ना, ये 0.019 के इक्वल आएगा, ठीक है ना, केल्विन के इक्वल। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि सर, ठीक है ना सर, अब आपको क्या करना है कि सर ये जो 373 को अगर आप इधर भेजते हो तो टीवी की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी, 373 प्लस 0.019, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 373.019 केल्विन। दिस वन विल बी योर टेम्परेचर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपको जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के जो क्वेश्चन है वो ये रहेंगे। एलिवेशन, आपने देखा होगा कि जो भी हमने क्वेश्चन लिया उसमें से ज्यादातर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में से क्या आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी होगा, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मोलालिटी। इसलिए मैंने कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन मे नॉट कम डायरेक्टली बट इट विल ऑलवेज बी देयर इनडायरेक्टली। ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका हो गया 3 मार्क्स का। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं सीबीएसई का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी जो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि ये भी कितने का था, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये भी आपको आया था 2010 में सेट सी के में आया था। ठीक है ना, तो ये 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछ रखा था, पूछ रखा था कि कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट, calculate freezing point of a solution, calculate freezing point of a solution containing, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना था। मतलब ये तो पता चल गया कि सर डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू होगी वो कितने के इक्वल होगी, डेल्टा टीएफ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, के एफ इंटू एम के इक्वल होगी। तो हमको क्या निकालना था कि दे रखा था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 31 ग्राम ऑफ कोई भी सॉल्यूट लाइक इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका C2H6O2। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है C2H6O2। ठीक है ना। अच्छा, उसको क्या बोल रखा था कि freezing point of a solution containing 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिजॉल्व्ड इन, इसको डिजॉल्व किया गया हुआ था किसमें, इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है ना, इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो वी नो दैट कि केएफ की वैल्यू जो होती है वो कितने के इक्वल होती है, 1.02 के इक्वल होती है। केएफ की वैल्यू सॉरी 1.86 के इक्वल होती है, 1.86, 1.86 के इक्वल होती है। ठीक है ना, 1.86 दे रखा था आपको केल्विन केजी पर मोल में। ठीक है ना, ये वाटर था, केएफ वाटर का दे रखा था। अब हमको जो है इसको सॉल्व करना है, ये तो बहुत ही इजी हो गया सर। अभी आज ही के लेक्चर में हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है ना, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, तो ये तो क्वेश्चन और भी इजी हो गया मेरे लिए। अच्छा, इसको कैसे करेंगे सर, सर ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा। डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, के एफ इंटू एम के इक्वल होगी। डेल्टा टीएफ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, के एफ इंटू एम के इक्वल हो जाएगी। अच्छा, अब देखो मुझे क्या कैलकुलेट करना है सर, मुझे फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। मतलब कि मुझे जैसे अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट निकाला है ना, सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना। अच्छा, तो डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एफ इंटू मोलालिटी क्या होता है, वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज योर W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो ग्राम में अगर वेट ऑफ द सॉल्वेंट दे रखा है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इजी है। अच्छा,
अच्छा, ये भी मुझे पता होगा कि सर जनरली जो आपका ये वाटर जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब उसको अगर आप कैलविन में कंप्लीट करोगे तो कितना हो जाएगा, 273। मतलब कि ये तो हो जाएगा आपका सर कितना, 273 माइनस टीएफ, यही होगा। अच्छा, इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितने दे रखी है, 1.86 इंटू वेट ऑफ दी सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना दे रखा है, देखो 31। ठीक है ना। अब हमको ये C2H6O2 का अगर हम मोलर मास निकालते हैं तो कितना निकलेगा, देखो 12 इंटू टू प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, यही होगा। 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस 6 प्लस 32, दैट इज योर 30 प्लस 32, मतलब 62 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 62 इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 500। अब 501 502 ये तो चला गया, 31 1 और ये 2 बार में चला गया, 2 1 जा 2, 0.93 0.93 0.93। अब बताओ, अब ये तो और भी इजी हो गया कि सर 0.93 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 9 2 जा 18, ये हो जाएगा। डेसिमल 1.86 पे लगेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि 273 माइनस टीएफ इज इक्वल टू इतना, तो टीएफ को उधर ले जाओ और 1.86 को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 273 माइनस 1.86। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 1064,981 डेसिमल 3 का कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 272.14 कैल्विन। तो टेम्परेचर आपका कितना के इक्वल आएगा, टेम्परेचर आएगा आपका 272.14 कैल्विन। तो आपका जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, 272.14 कैल्विन के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको, वो या तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड ऐसे होते हैं या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से होते हैं, और जो आपका नॉर्मल जो होता है वो डेफिनेशन ये सब आता है वो 1 मार्क में आता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको पूरा अच्छे से। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारे जो भी थे वो 10 क्वेश्चंस आई हैव टेकन रैंडमली, जो कि कुछ 1 मार्क के थे। तो 1 मार्क में ज्यादातर आपको जो है वो क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो आपको वाइवा में थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस पूछ देगा, ठीक है ना, या फिर आपको पूछ देगा कि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस, या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं, उस तरीके के। 2 मार्क्स में जो होगा वो आपको कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ देंगे, मोल फ्रैक्शन निकालने को दे दिया जाएगा, मोलालिटी दे दिया जाएगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। और आपको 3 मार्क्स में ज्यादातर अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादातर या तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा या फिर फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रोकेगा। सॉल्यूशंस में 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, ओनली 1 मार्क 2 मार्क एंड 3 मार्क्स, इस तरीके के होते हैं। तो एक ओवरव्यू मिल चुका होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू जस्ट हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और कमेंट करके यू टेल मी लाइक ओके इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस सॉल्यूशन चैप्टर के या फिर किसी भी चैप्टर के। ठीक है, तो फाइन, सो हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।